किसानी आंदोलन के अंदर करीबन 38,000 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए, 2 देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए। आज़ादी आंदोलन को दबाने के लिए किया जाता था। उन्हीं धाराओं का, उसी सेक्शन का, उसी कानून की वर्तमान परिस्थिति में क्या जरूरत है। 720 नामजद FIR हो चुकी। अगर आपके पास इतना अनाज है तो फिर भुखमरी में 110वें नंबर पे क्यों है? आंकड़ा आज 38 से 40,000 हो चुका है। आपको देश की इकोनॉमी तब नहीं दिखी जब लाइनों में लगा दी नोटबंदी करके और इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो व्लॉग में। किसान आंदोलन चल रहा है, जीत हो रही है, किसान लड़ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात और है कि इस जीत के साथ साथ किसानों के ऊपर मुकदमे भी लग रहे हैं, किसानों के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, किसानों के ऊपर FIR भी हो रही है। उसी विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अमित सांगवान हैं, SKM की लीगल सेल से हैं, और 26 जनवरी के जो मुकदमे हैं, उससे पहले के हरियाणा के जितने मुकदमे हैं, बॉर्डर्स पर आंदोलन चलने के बाद के जो मुकदमे हैं किसानों के, संयुक्त किसान मोर्चा के और आंदोलन से रिलेटेड, उस विषय में ये शुरू से आखिर आज तक वो लड़ रहे हैं। भाई साहब, कितने मुकदमे अब तक हरियाणा में दर्ज हो चुके हैं? देखिए, हरियाणा का सिनेरियो ये है कि कुछ टाइम पहले करीबन 4 साढ़े 4 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में कुछ आंकड़े रखे, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड आंकड़े रखे। उन्होंने आंकड़े रखे कि हमने इस किसानी आंदोलन को दबाने के लिए इस किसानी आंदोलन के अंदर करीबन 38,000 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए, 687 नामजद FIR दर्ज की, 138 FIR अलग अलग जिलों में दर्ज की, उसके अलावा 2 देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए। तो वो आंकड़ा आज 38 से 40,000 हो चुका। करीबन 720 नामजद FIR हो चुकी और करीबन 150 अलग अलग जिलों में FIR अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये हरियाणा का विषय है। बिल्कुल, ये हरियाणा का विषय है। दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ था, उसमें कितने हुए थे? देखिए, उसमें करीबन 170 किसानों को इन्होंने, इंक्लूडेड लाल किला, करीबन 24 अलग अलग जगह से FIR थी और उसमें 170 हमारे किसान जेलों के अंदर थे, जिसमें हरियाणा में 36 किसान जेलों के अंदर थे। आज सौभाग्य है और धन्यवाद है जुडिशरी सिस्टम का, अपना इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का, कि आज सभी के सभी बेल पर हैं, सभी के सभी बेल पर उनकी रिहाई हो चुकी है। और इसमें मैं इसमें एक सवाल रखना चाहूँगा। बहुत से लोगों को भ्रम है, मैं खुद उस भ्रम में हूँ, मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि उस दौरान जो ट्रैक्टर पकड़े गए थे, क्या वो सभी ट्रैक्टर छोड़ दिए गए हैं? देखिए, मैं भी यहाँ पर एडवोकेट हूँ और मेरे साथी यहाँ पर एक एडवोकेट और भी आए हैं। हमने दोनों ने आकर यहाँ पर सबको ये कहा था कि हमारी नॉलेज में कोई भी ट्रैक्टर इस वक्त जेलों में या पुलिस थानों के अंदर नहीं खड़े। फिर भी बार बार टिकरी कमेटी ने यह अनुरोध किया था कि अगर फिर भी किसी को लगता है कि हमारा ट्रैक्टर अब भी है तो हम सुपुर्दारी करवाएंगे उनकी। आप एक बार टिकरी कमेटी को बताइए। मैंने अपना नंबर लगभग हर टोल प्लाजा पर मैंने अपना नंबर दे रखा है। मैं अपना नंबर आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ, 9050009553। आप अपना रिपोर्टर देखने वाला कोई भी साथी, कोई भी किसान साथी इस नंबर को सेपरेट करे और हमें बताए, हम उन ट्रैक्टरों को निकालने का काम करेंगे। जी, जो मुकदमे 26 जनवरी को हुए थे, उनमें से लगभग सभी आप कह रहे हैं कि वापस हो गए हैं। चलिए, जो चल रही है प्रोसीजर वो चलेगा, बेल पर है। लेकिन अभी जो मुकदमे हो रहे हैं लगातार, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी वापसी का क्या समाधान है? देखिए, जिस तरीके से कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को आकर जिस तरीके से एक वन वे एक अपना संबोधन किया, वो गलत है। देखिए, लोकतंत्र में दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने कानूनों की वापसी ली, अपनी हठधारिता को ख़त्म किया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि ये आंदोलन नहीं होता तो क्या वो केस होते? ये आंदोलन नहीं होता तो क्या वो 750 शहादतें होती? इस आंदोलन में अगर विरोध नहीं होता तो क्या लखीमपुर में हमारे किसानों को कुचला जाता? तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी झूठे मुकदमे इस आंदोलन के दौरान, इस किसानी आंदोलन को कुचलने के लिए दर्ज किए हैं, हमारा एक मुख्य एजेंडे में ये नहीं था शुरुआत में, लेकिन अब यह रहेगा कि उन मुकदमों को वापस लिया जाए, क्योंकि वो मुकदमे सभी स्टेट ने लागू कर रखे हैं। तो स्टेट की अथॉरिटी है, स्टेट के पास पावर है कि इन मुकदमों को वापस करें और हमारे जितने भी किसान हैं, शहीद किसान हैं, उनको सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से आप क्या कर सकते हैं उस तरीके से सामने आए। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा तेलंगाना सरकार का, KCR साहब का, कि जिन्होंने 3-3 लाख रुपए इन किसानों को किसान माना। पहली बार देश के
किसी मुख्यमंत्री ने इन किसानों को किसान मानना, और ये मुहिम मैं कहता हूँ पूरे भारत पंजाब के किसान बिल्कुल 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 मैं कहता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने इन किसानों को किसान मानना, बाकी पूरे भारत को भी मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री खट्टर को भी इन किसानों को किसान समझकर, और जो शहीद किसान हुए हैं जैसे उन्होंने उनके आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या मदद कर सकते हो आगे आना चाहिए। और हाल ही में अपने डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि मैं मुकदमे वापस करने की भी पैरवी करूंगा। अरे भाई मुकदमे से केंद्र ने थोड़ी लगा रखे हैं, केंद्र वाले केंद्र कर लेंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है, स्टेट सब्जेक्ट है, आपने लगा रखे हैं, जेजेपी बीजेपी की सरकार ने लगा रखे हैं, तो एटलीस्ट आपने जो मुकदमे दायर कर रखे हैं प्रदेश में आप उनको वापस ले लीजिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा कि डिप्टी साहब ने कहा, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है और ये सबके मन में आता है कि जब मुकदमे लगते हैं तो वो 1 मिनट में दर्ज हो जाती है, नाम लिख दिया, हो गई FIR कर दिया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज। लेकिन जब वापसी की बात आती है तो सरकार एक मतलब बीच में लटकाने वाली बात करती है कि ये प्रोसीजर है, ये समय के साथ होगा, इसकी एक प्रक्रिया है। मतलब वो प्रक्रिया वास्तविक रूप में है भी या नहीं, और अगर सरकार करना चाहे तो क्या उनको 1 मिनट में वापस कर सकती है? देखिए भारत का मैकेनिज्म इतना वीक भी नहीं है, और अपना मैकेनिज्म इस तरीके से बता कर वीक साबित मत कीजिए। अगर ये प्रोसीजर, अगर आपका मैकेनिज्म इतना ढीला है तो उसको आप सुदृढ़ कीजिए, और अगर आप सुदृढ़ नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप सरकार में क्यों आए थे? आप सरकार में इसलिए आए थे कि आप अपने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हम एक बात को समझते हैं कि जितनी आसानी से आपने मुकदमे दायर किए थे, हमारा कानून उतनी आसानी से उन मुकदमों को वापस करने का भी काम करता है। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीति और नीयत साफ है तो मुकदमे जितनी तेजी से लगाए गए हैं उतनी तेजी से उखाड़े भी जा सकते हैं। आपने देशद्रोह के मुकदमे का जिक्र किया। 3 किसान कानूनों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए, तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया। कहां तक जायज मानते हैं इस आंदोलन में देशद्रोह के मुकदमों को? देखिए दुर्भाग्य है, धारा 124A जिसका उपयोग आज़ादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक व महात्मा गांधी जैसे सरीखे बड़े नेताओं के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने किए थे ताकि आज़ादी का आंदोलन दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाल में जो वर्तमान हमारे जो CGI हैं रमन्ना जी, उनकी टिप्पणी सुनिए, उन्होंने बड़ी ही आलोचना की है सरकार की, और सरकार को फटकार लगाई है कि स्वतंत्रता संग्राम की जिन धाराओं का उपयोग आज़ादी आंदोलन को दबाने के लिए किया जाता था, उन्हीं धाराओं का, उसी सेक्शन का, उसी कानून की वर्तमान परिस्थिति में क्या क्या ज़रूरत है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र सरकार से पूछ चुका, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह का कोई अलफनामा, कोई नोटिस नहीं दे पा रही अब तक। मेरा आखिरी सवाल, कानूनी प्रक्रिया की आपने बात की, MSP को लागू करना, इसको भी जो है लोग कानूनी प्रक्रिया कहते हैं और एक लंबी प्रक्रिया मानते हैं। इस पे आपकी लीगल राय क्या है कि MSP को अगर कानूनी अमली जामा पहनाना है तो किस प्रकार होगा? देखिए एक बड़ी भ्रांति है, और ये भ्रांति देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन्होंने एक मीटिंग की थी हमारे किसानों के साथ, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का सरकार को घटाया जाएगा। ये बड़ी भ्रांति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार किसानों से अनाज लेकर उस अनाज को आग नहीं लगाएगी, उस अनाज को समुद्र में नहीं बहाएगी। उस अनाज को सरकार यूटिलाइजेशन करेगी थ्रू PDS, बाहर बेचना है। उस अनाज से अलग अलग मसाले बनेंगे, उन मसालों से अलग अलग प्रक्रिया हैं जो कि इन देश के नागरिक खाएंगे, विदेशों में आप भेजने का काम करें। तो ये भ्रांति है। मैं समझता हूँ कि 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन वो कभी हो सकता है किसी साल 15 लाख करोड़ में सरकार को वापस रिटर्न मिल जाए, किसी साल वो 19 लाख करोड़ रुपए भी मिल सकता है। वो आप अपने मैकेनिज्म को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है उसी अनाज से जो आप अनाज MSP खरीदेंगे उससे वो अनाज आपको फायदा भी दे देगा। हो सकता है शुरुआत में वो आपको फायदा ना दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकारें खुद के फायदे के लिए नहीं होती। सरकार की नीयत और नीति होती है सरकारें की वो समाजवादी हों, वो हर उस तबके को लेकर चले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जहाँ किसानों की बात आ जाती है, आज है ना, आप किसी सरकारी कर्मचारी की, मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए समय के साथ। आज आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए, हर सेक्टर में बढ़ोतरी है। तो जहां पर किसान की बात आ जाती है तो वहां पर देश की इकोनॉमी की बात आप कैसे करने ले जाते हो? आपको देश की इकोनॉमी तब नहीं दिखी जब लाइनों में लगा दी नोटबंदी करके और इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में भेज दिया। आपको जब देश की इकोनॉमी नहीं देखी, जब एक GST का इतना बेकार इंप्लीमेंट किया, देश की इकोनॉमी तब भी देखनी चाहिए थी जब आपने फर्स्ट लॉकडाउन को इतना लंबा खींचा जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। जी, और जहाँ तक आपने अनाज की बात की, मतलब हंगर इंडेक्स में हम 110वें नंबर पर हैं, लगभग 110वें नंबर पर हैं। हम हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इनसे भी पीछे हैं, और वहाँ पर आप कह रहे हो कि आपके पास अनाज जो है वो मतलब स्टॉक है, आपको फेंकना पड़ रहा है। मतलब आप
ये कौन सी बात है ये? अब आपके देश में भूखमरी है और आप कह रही हैं कि हमारे पास अनाज फालतू है, हम अनाज को फेंक रहे हैं। मतलब ये क्या तथ्य है? आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग बात है। अगर हम उस फैक्चुअल उस आंकड़े की बात आपने की 110 रैंक की, उस पर जाएं तो आपकी वो बात सही नहीं है कि हम इतने अनाज का करें क्या। अगर आपके पास इतना अनाज है तो फिर भुखमरी में 110वें नंबर पे क्यों है? देश में भुखमरी होनी नहीं चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि हरियाणा पंजाब का जो धान और गेहूं का जो किसान है उसको धान और गेहूं नहीं उगाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, देश में आवश्यकता नहीं है, तो फिर भुखमरी का 110वां नंबर क्यों है? देश में भुखमरी होनी नहीं चाहिए थी, हम उस इंडेक्स में कैरी नहीं करने चाहिए थे। और अगर देश में भुखमरी है, करीबन करीबन 15 करोड़ लोगों को रात को खाना नसीब नहीं है, तो ये आपकी नाकामी है कि आप उस स्टॉक से उस अनाज को नहीं निकाल रहे और सही जगह नहीं पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।